हेलो फ्रेंड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, इन चार टॉपिक्स के बाद हमारा आज का डिस्कशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो कि सीए इंटरमीडिएट लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लास्ट डिस्कशन है। राइट। मेरे इस वीडियो में लॉ ऑफ एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कंप्लीटली डिस्कस नहीं हो पाएगा। राइट। तो इसके पार्ट्स आएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और कल और परसों में मैं और भी पार्ट्स लॉन्च करूंगा, राइट, पब्लिश करूंगा, तो आप उसे भी देखें, समझें। राइट। तो सबसे पहला डिस्कशन आता है एज टू व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और व्हाट इज एजेंसी। सो एजेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स whereby one person employ the another person to do some task on behalf of him, right, and to contract with the third party on behalf of himself, right। एक एग्जांपल से समझते हैं क्या मामला है। सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 1। आप देखें यहाँ पे मिस्टर पी, हमने ये पी टर्मिनोलॉजी यूज की है, एंड ओवर एंड अबव मिस्टर पी विल बी द प्रिंसिपल, राइट। ही ऑथराइजेस मिस्टर ए to undertake transaction with third party, right? TP is the third party, and the transaction is for selling the goods. So Mr. P is authorizing Mr. A to sell his goods to TP, third party. तो P जो है उसने ऑथोराइज किया A को कि P के जो गुड्स हैं वो सेल किए जाएं किसी भी थर्ड पार्टी को। ऐसे केस में थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन कौन करेगा? A, एजेंट। लेकिन उस ट्रांजेक्शन से बाइंड कौन होगा? पी, यानी प्रिंसिपल। तो आप सब लोग फाउंडेशन में कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ते हैं, आप सब लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे काफी बार ये डिस्कशन आ जाता है। आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं जहां पे एक पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो उसके एजेंट होते हैं। सो यू ऑल नो द कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके ओवर एंड अबाउ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन फंडामेंटल तो यही है कि प्रिंसिपल जो है वो ऑथराइज करता है एक व्यक्ति को जो कि उसका एजेंट होता है। एजेंट उस ऑथराइजेशन के हिसाब से थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन्स करता है। जो भी वर्ड्स एजेंट द्वारा बोले गए, जो भी कार्य किया गया, उसके लिए बाध्य जो है, बाउंड जो है, वो प्रिंसिपल होता है। जैसे कि वो एक्ट्स खुद प्रिंसिपल ने किए हो या वो वर्ड्स खुद प्रिंसिपल ने बोले हो, राइट। सो P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, A इज एजेंट एंड TP इज थर्ड पार्टी। यहाँ पे तीन पार्टियां होंगी और ट्रांजेक्शन एजेंट करेगा थर्ड पार्टी से, पर उस ट्रांजेक्शन के लिए बाउंड होगा प्रिंसिपल। इज इट राइट? सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नाउ इस डेफिनेशन को हम देखें कि एजेंसी क्या है। एजेंसी इज द रिलेशनशिप, राइट, बिटवीन वन पर्सन हु इज एम्प्लॉइंग, right, that one person who is employing is principal. The person who is employed is known as agent. So one person is agent and another person is principal, right? So principal is appointing another person, that is agent, to act on behalf of that another with third person। किस बात के लिए अपॉइंट किया गया? कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन करे, और ऐसे केस में लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल। जैसे कि ये कार्य खुद किसने किया हो? प्रिंसिपल ने किया हो, राइट फ्रेंड्स। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, इस एग्जाम्पल के जस्ट बाद आप देखें टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या, राइट। So whether there is agency relationship, whether the person is agent or not, so there is test of agency। क्या टेस्ट है जरा ध्यान दें। पर्सन हु इज एजेंट हैज द कैपेसिटी टू, प्लीज आप इस वर्ड कैपेसिटी को कॉम्पिटेंस से कंपेयर ना करें। कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी है या नहीं, ये वो वाला कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटी दो बातों के लिए कही गई है, राइट। तो जब भी हमें देखना हो कि क्या रियल एजेंसी रिलेशनशिप था या नहीं, तो हमें ये टेस्ट अप्लाई करना है, टेस्ट ऑफ एजेंसी। तो जब एजेंट जो है उसके पास क्या हो,
कैपेसिटी हो। पहली बात, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट करने की कैपेसिटी, राइट? जो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट कर सके, राइट? ऐसी कैपेसिटी हो। साथ ही साथ एजेंट द्वारा जो भी कार्य किए गए उसके लिए बाइंड वो किसको कर सके? प्रिंसिपल को कर सके। सो प्रिंसिपल इज बीइंग बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ एजेंट। जब इन दो बातों की कैपेसिटी एक व्यक्ति में हो और वो एजेंट हो तो यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप होगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, पर्सन के पास कैपेसिटी हो फर्स्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट करने की बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द प्रिंसिपल, दूसरा जो भी एक्ट उस व्यक्ति ने किए उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड हो, राइट? जैसे ही ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो हम क्या बोलेंगे कि पी एंड ए के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप है, राइट? सो वी नीड टू अप्लाई दिस टेस्ट so as to ascertain whether there is agency relationship or not, right? तो अब टेस्ट ऑफ एजेंसी के बाद एक सिंपल सी बात है कि आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ में ये कतई पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे वो खुद ही करे, राइट? तो बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है एजेंट एंड प्रिंसिपल, राइट? लेकिन ये आप आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में भी देखते हैं। लेट अस सपोज एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला कि आप अपने IRCTC अकाउंट से मेरी टिकट बुक कर लीजिए। सो इफ द पर्सन इज बुकिंग टिकट फॉर हिज फ्रेंड तो वो ऑटोमेटिकली एक एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा है, राइट? ऐसे ही आपके पड़ोसी ने आपको बिजली का बिल दिया और बोला कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, आज मैं व्यस्त हूँ नहीं जा पा रहा हूँ, और आपने उन नेबर के लिए उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे किया। तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाके कैश काउंटर पे उसे पे कर रहे हैं तो आप एक प्रकार से उसके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन ऐसे ही अगर हम देखें तो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे कार्य वो खुद करे, राइट? तो ऐसे केस में जनरली पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करके लोग जो हैं वो अपने एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं बिजनेस अफेयर्स कंडक्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए। इज इट राइट? तो आगे देखते हैं हम क्या क्या प्रोविजंस हैं। हमने सबसे पहला डिस्कशन किया डेफिनेशन पे, राइट? हमने ये देखा कि एक पर्सन जब भी एक कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू करे और लेकिन बाउंड उससे खुद हो तो एजेंसी और एजेंसी रिलेशनशिप है। इज इट राइट? अब पार्टीज कौन कौन थी यहाँ पे? प्रिंसिपल एंड एजेंट। और जनरली ये ट्रांजेक्शन जो एजेंट करेगा वो किससे करेगा? थर्ड पार्टी से। लेकिन इससे बाउंड कौन होगा? इससे बाउंड होगा प्रिंसिपल। अब कुछ आगे डिस्कशंस आते हैं। सबसे पहला डिस्कशन है असेंशियल्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। तो क्या असेंशियल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फीचर्स हैं एजेंसी के, राइट? द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। लैंग्वेज देखें आप, जो यूज की गई है वो की गई है एग्रीमेंट। इस बार प्लेज बेलमेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट शब्द नहीं आया है, इस बार वर्ड क्या आया है? एग्रीमेंट होना चाहिए, राइट? दो बातें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप जब CPT में फाउंडेशन में लॉ पढ़ते थे तो CPT या फाउंडेशन में आपने एक लिस्ट याद की थी कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिना कंसीडरेशन वैलिड होते हैं, राइट? आपको अगर वो लिस्ट याद आए तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एक पॉइंट था। ऐसे ही आपको वो लिस्ट अगर याद हो तो उसमें एक पॉइंट आता था एजेंसी रिलेशन एग्जीक्यूट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, राइट? तो कंसिडरेशन अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, बट एग्रीमेंट तो होगा, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी एजेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे केस में लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल। यानी जो कॉम्पिटेंस चाहिए, कैपेसिटी चाहिए वो प्रिंसिपल में चाहिए। एजेंट भले चाहे माइनर हो, एजेंट चाहे भले अनसाउंड माइंड का हो, तो भी वैलिड एजेंसी क्रिएट हो सकती है, राइट? तो एजेंट में कॉम्पिटेंस नहीं चाहिए, साथ ही साथ
कंसीडरेशन भी नहीं चाहिए। अगर ये सोच रहे हैं कि यार एजेंट को कमीशन मिलती है, वो कंसीडरेशन है तो सही, लेकिन वो कंसीडरेशन तब मिलती है जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करे। जिस समय प्रिंसिपल ने एजेंट को एज एन एजेंट अपॉइंट किया, उस समय तो कोई कंसीडरेशन नहीं दिया, सिर्फ एग्रीमेंट किया। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि तुम मेरे एजेंट ने बोला यस यू आर माई प्रिंसिपल। तो उस समय जब ये एग्रीमेंट किया जा रहा है, तब तो कोई कंसीडरेशन कहीं किसी ने पे नहीं की है, राइट। तो आप देखें, दो चीजें, दो एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, कंसीडरेशन नहीं है, दूसरा एजेंट जो है वो कॉम्पिटेंट ना हो तो भी चल जाएगा। इस कारण लॉ मेकर्स ने जो वर्डिंग्स यूज किए हैं वो किए हैं एग्रीमेंट, ना कि कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट, नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट वर्ड है, राइट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेंशन ऑफ एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। So whenever the agent is entering into any transaction with the third party, what should be there? The intention of agent should be to bind the principal for that transaction. अगर एजेंट वो ट्रांजेक्शन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करे तो उसके लिए एजेंट स्वयं लायबल होगा, राइट। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, इज इट राइट। एजेंट के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ऐसे केस में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने गया, उसने पे किया, तो वो ट्रांजैक्शन उसने खुद के लिए की है, इसके लिए कोई प्रिंसिपल बाउंड नहीं होना है। लेकिन प्रिंसिपल की प्रीमाइस का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर एजेंट पे करता है इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, तो अभी हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे हो रहा है, लेकिन पर्सन जो पे कर रहा है वो भी वही है, पर इस बार उसका इंटेंशन क्या है कि ये वो ट्रांजैक्शन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इज इट राइट। तो दो एसेंशियल्स होते हैं एजेंसी रिलेशनशिप के लिए। पहली बात, एग्रीमेंट होना चाहिए, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। दूसरी बात, इंटेंशन ऑफ एजेंट व्हेनेवर ही इज एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद द थर्ड पार्टी, उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन से वो किसको बाइंड कर रहा है, प्रिंसिपल को, राइट। अब एसेंशियल्स के बाद रूल्स ऑफ एजेंसी पे आते हैं। सबसे पहला रूल, वॉट एवर पर्सन कैन डू पर्सनली ही कैन डू थ्रू एन एजेंट। कोई भी व्यक्ति जो एक कार्य स्वयं कर सकता है, जो ट्रांजैक्शन वो खुद कर सकता है, वो वही ट्रांजैक्शन किसी और पर्सन के द्वारा भी कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब वो सेकंड मोड अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी और पर्सन के थ्रू, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने स्वयं किया। ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर, ये कंटिन्यूएशन है ऊपर वाले पॉइंट का, थ्रू एन एजेंट, और यहां पे देखें थ्रू अनदर, राइट। ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट बाय हिमसेल्फ, ऐसा मान लिया जाएगा जैसे इसने स्वयं ने वो कार्य किया है और वो उस पे बाउंड होगा, बाइंड होगा उस ट्रांजैक्शन से, राइट। तो क्या दो रूल्स हैं कि हर वो व्यक्ति जो खुद कोई ट्रांजैक्शन पर्सनली कर सकता है, उसी ट्रांजैक्शन को वो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू भी कर सकता है, और जब वो दूसरे पर्सन के थ्रू करेगा तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे उसने खुद ही की, और वो बाउंड होगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। सो दीज आर रूल्स ऑफ एजेंसी। हमारा अगला डिस्कशन है हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट। बात हो रही है प्रिंसिपल की, हु कैन एम्प्लॉय एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी एजेंट थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन करेगा, राइट, एजेंट थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन, ये हमारा एग्जांपल 1 था, एजेंट इज एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विथ थर्ड पार्टी। तो एजेंट ने जब भी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन की, तो उसके लिए बाउंड कौन हो रहा है, प्रिंसिपल, राइट। तो जो प्रिंसिपल है उसमें हमें कॉम्पिटेंस चाहिए, ही मस्ट बी द पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ही मस्ट बी द पर्सन ऑफ मेजोरिटी, राइट, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लेकिन हम अगर अगला डिस्कशन करते हैं, लिखा हुआ है हु मे बी एन एजेंट, हु मे बी एन एजेंट, तो एजेंट कौन हो सकता है, एनी पर्सन, राइट, भले चाहे माइनर हो तो भी वो एजेंट हो सकता है। रीजन क्या, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है
वो तो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में हुई, राइट। उससे बाउंड जो है वो कौन होगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में तो कॉम्पिटेंस होना चाहिए। जो एजेंट है वो माइनर हो तो भी चलेगा, अनसाउंड माइंड का हो तो भी चल जाएगा, लेकिन इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल टू अपॉइंट द एजेंट हु शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। रीजन, उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी माइनर को आप स्यू नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के हित में तो यही होगा कि वो एक ऐसा एजेंट अपॉइंट करे जो कॉम्पिटेंट पर्सन हो। लेकिन अगर हम लॉ को देखें और प्रोविजंस को देखें तो एक बात यहाँ पे तय हो गई कि एजेंट जो है, राइट, any person can become agent irrespective of whether he has contractual capacity or not। भले चाहे उसके पास contractual capacity हो या ना हो। क्या person who is minor can be appointed as agent? The answer is yes। लेकिन क्या minor जो है वो प्रिंसिपल बन सकता है? The answer is no। क्योंकि प्रिंसिपल जो है उसके बिहाफ पे एजेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है और बाउंड कौन होगा, प्रिंसिपल। तो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी किसके अंदर चाहिए, हमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए प्रिंसिपल के अंदर, राइट। तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें हमने सबसे पहले देखा था एजेंसी क्या, हमने एग्जाम्पल देखा, देन हमने ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी देखा, फिर उसके बाद असेंशियल्स देखे कि क्या फीचर्स हैं। फिर अगला डिस्कशन था रूल ऑफ एजेंसी, जिसमें हमने ये देखा कि एक व्यक्ति जो खुद ट्रांजैक्शन कर सकता है वो दूसरे के थ्रू भी कर सकता है, और यदि वो दूसरे के थ्रू करे लेकिन खुद बाइंड हो तो ये लॉ ऑफ एजेंसी होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा। देन हमने अगला डिस्कशन किया, क्या प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है? द आंसर इज यस। फिर हमने अगला डिस्कशन किया, क्या एजेंट का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है? हमने देखा नो, माइनर भी एजेंट बन सकता है क्योंकि बाउंड तो प्रिंसिपल ही होता है। इज इट राइट? अगला हमारा डिस्कशन है एजेंट वर्सेस सर्वेंट, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आपको ये डिस्कशन आपके नोट्स में से पढ़ना है, इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। इट इज नॉट देयर इन एनी रेफरेंस बुक और इट इज नॉट देयर इन योर मॉड्यूल। सो यू नीड टू गो थ्रू दिस सिंपल डिस्कशन, और आप अगर इसको स्किप भी कर दें तो भी चल जाएगा। नाउ अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। ये जो एजेंसी है ये क्रिएट कैसे होती है, कैसे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है? सो द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट। आप सब लोगों ने इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पढ़ रखे हैं सीपीटी में, राइट। लेकिन ये एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट क्या होता है? तो जब भी जो दो पार्टीज हैं, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, ऑफरर एक्सेप्टर, इनके बीच में जब भी कोई एग्रीमेंट होता है और ऐसे केस में उस एग्रीमेंट के सारे टर्म्स कंडीशंस लिखे गए हों, बोले गए हों, एक्सप्रेसली डेल्ट विद किए गए हों, जरूरी नहीं है राइटिंग में हो तो ही एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, राइट। सारे टर्म्स कंडीशंस नियम शर्तें अगर दोनों पार्टीज ने ओरली एक दूसरे को बता दी तो भी वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट ही कहलाएगा। इज इट राइट? सो the authority given by the principal to his agent may be called as expressed authority whenever the terms and conditions of the agreement are properly dealt with between the principal and the agent। जो agent और principal है उन लोगों ने सारे के सारे terms conditions जितने भी covenants हैं वो सब क्या कर दिए हैं, properly define कर दिए हैं। बच्चों क्या usual form होता है इस expressed agreement को execute करने का? द फॉर्मेट इज एग्जीक्यूटिंग द पावर ऑफ अटर्नी, राइट। ये ऐसा एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है फॉर सर्टेन पर्पस। तो आप याद रखना, जब भी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है तो वो थ्रू होता है पावर ऑफ अटर्नी, राइट। आपने बहुत बार सुना होगा पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग ये रहता है टू अपॉइंट एन एजेंट फॉर सर्टेन पर्पस, राइट। चले, तो ये तो हो गया एक्सप्रेस एग्रीमेंट जब टर्म्स कंडीशंस प्रॉपरली डेल्ट विथ हो। लेकिन ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट से भी एजेंसी क्रिएट होती है। आप सेकंड पॉइंट देखें, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। तो क्या होता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट? जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज एग्जीक्यूट हो जाए,
राइट, देन इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ऐसे ही लॉ ऑफ एजेंसी में भी एजेंसी क्रिएट हो सकती है बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, यानी कि टर्म्स कंडीशंस और बाकी रूल्स जो हैं एग्रीमेंट के वो प्रॉपरली डेल्ट विथ नहीं है, डिफाइन नहीं है बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। एक एग्रीमेंट एंटर इनटू हो रहा है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड एग्रीमेंट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ दिस इज एग्जांपल एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। मामला क्या है, ये मिस्टर ए हैं, ठीक, और इनके भाई हैं पी, राइट। ये जो मिस्टर पी हैं इनकी नौकरी लग गई और अब इन्होंने उज्जैन छोड़ दिया और अब रह रहे हैं इंदौर में। आप देखें मेरे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है कि पी जो है अब इंदौर चले गया है, लेकिन उसकी जो हाउस प्रॉपर्टी, उसका जो मकान है एक उज्जैन में भी है। इज इट राइट? लेकिन अभी भी भाई जो है एजेंट ए वो तो उज्जैन में ही रह रहा है, राइट। व्हाट हैपन, इस प्रिंसिपल ने अपनी उज्जैन वाली प्रॉपर्टी के लिए एक टेनेंट को अपॉइंट किया, राइट। अब टेनेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी यूज करेगा और रेंट पे करेगा। नाउ व्हाट हैपन कि मिस्टर पी तो उज्जैन नहीं आ पाते हैं फ्रिक्वेंटली या रेगुलरली, तो ऐसे केस में हर महीने क्या होता है, जो टीपी है, टेनेंट है, थर्ड पार्टी है, वो हर महीने उस मकान का रेंट भाई को दे देती है, राइट। और भाई जो है उसको अपने पास रखता है, लेकिन जब भी पी उज्जैन आता है तो उससे वो पैसे हैंड ओवर कर देता है। अब मुद्दा ये आ रहा है कि क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट था बिटवीन पी एंड ए कि उसे रेंट कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया था एज एन एजेंट? द आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर महीने टेनेंट मिस्टर ए को रेंट दे देता है और बाद में मिस्टर ए उसे रेमिट कर देता है मिस्टर पी यानी अपने भाई को। पी और ए में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई टर्म्स कंडीशन शर्तें लिखी बोली गई ली नहीं थी, ना तो लिखी गई थी ना तो बोली गई थी। फिर भी टेनेंट उसके भाई को रेंट देता था, भाई रेंट प्रिंसिपल तक, बड़े भाई तक पहुंचाता था। ऐसे केस में ये क्या हो गया, एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड ए। क्या टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्रेसली डेल्ट विद थे? द आंसर इज नो। इज इट राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। लेकिन ये जो इम्प्लाइड एजेंसी है इसके अंदर आप देखिए एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी, ये तीन डिस्कशंस हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये सारे के सारे सब पार्ट्स हैं या फिर क्लासिफिकेशंस हैं, कैटेगराइजेशन है कि इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, राइट। तो एजेंसी बाय एस्ट्रॉपल भी हो सकती है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट भी हो सकती है, एजेंसी बाय नेसेसिटी भी हो सकती है। क्या है मामला, समझते हैं। सबसे पहली बात, एजेंसी बाय एस्ट्रॉपल, ये पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल आप पढ़ते हैं सीपीटी या फाउंडेशन में। इसी प्रकार से मेरे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वीडियो था, मैंने उसमें आपको बताया था कि एस्ट्रॉपल का प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी एक व्यक्ति कोई बात कहे तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता है अपनी बात को, राइट। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं एजेंसी बाय एस्ट्रॉपल क्या होता है। सो हियर इज एग्जांपल एजेंसी बाय एस्ट्रॉपल, राइट। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, एक पार्टी में तीन दोस्त मिले, टीपी, मिस्टर ए, मिस्टर पी, राइट। अब मिस्टर पी जो है, ही इज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट, ही इज गुड बिजनेसमैन, रिनाउंड बिजनेसमैन, राइट। और टीपी भी एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। मिस्टर ए इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है। अब यहाँ क्या हुआ, एक पार्टी में जब तीनों मिले तो मिस्टर ए ने मिस्टर टीपी को क्या बोला कि ही इज एक्टिंग एज बाइंग एजेंट फॉर मिस्टर पी हु इज रिनाउंड बिजनेसमैन। मिस्टर ए ने मिस्टर टीपी को पी के ही सामने क्या वर्ड्स बोले कि मैं पी का बिजनेस संभालता हूं, उनका बाइंग एजेंट हूं,
इज इट राइट? और even after hearing Mr. P is not denying or objecting his statement. Mr. P जो है वो ए की बात सुनने के बाद भी उसी समय इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे केस में टीपी के सामने क्या इंप्रेशन गया? दैट पी इज द प्रिंसिपल एंड ए इज हिज बाइंग एजेंट। लेटर ऑन ए ने क्या किया? कुछ क्रेडिट पे गुड्स खरीद लिए टीपी से, राइट? अब कुछ टाइम बाद पेमेंट नहीं मिला तो टीपी जो है वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे एंड आस्किंग फॉर पेमेंट। पी ने डिनाई किया, ही इज नॉट माई एजेंट। क्या पी डिनाई कर सकता है? नहीं, क्योंकि ए जो है वो एजेंट बन चुके हैं बाय एस्टॉपल। जब आपने उनकी बात सुनी थी उसी समय ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? अब नहीं किया तो आप प्रिंसिपल बन चुके हैं और वो एजेंट बन चुका है बाय एस्टॉपल, राइट? एस्टॉपल से मिलता जुलता ही अगला टॉपिक होता है, दैट इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। सो व्हाट इज दैट? एस्टॉपल में क्या होता है कि जो वर्ड्स आपने कभी बोले उसको आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते, राइट? लेकिन एजेंसी बाय होल्डिंग आउट देखा जाए तो एक ब्रांच ही होती है एस्टॉपल की। लेकिन यहाँ पे मामला क्या है? देखिए, पी इज प्रिंसिपल, राइट? और ये अपने सर्वेंट को, मैंने अभी आपको बताया था मेरे नोट्स में एजेंट और सर्वेंट का डिफरेंस दे रखा है, राइट? यानी एजेंट इज नॉट एम्प्लॉय, ठीक है? तो एक व्यक्ति जो सर्वेंट है या एम्प्लॉय है मिस्टर पी का, कई बार मिस्टर पी उनको टीपी के पास भेजते हैं फॉर कलेक्टिंग द मनी। तो जो गुड्स पी ने सेल किए हैं टीपी को, उन गुड्स के लिए कई बार मिस्टर पी अपने सर्वेंट को भेजते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए। नाउ लेट अस सपोज पी जो है उन्होंने सर्वेंट को बोला था पैसे कलेक्ट करना, टीपी ने पैसे सर्वेंट को दे दिए और सर्वेंट ने पी को दे दिए। फॉर कलेक्टिंग दैट मनी सर्वेंट वॉज एक्टिंग एज एजेंट। नाउ लेटर ऑन एक दिन ऐसा हुआ कि पी जो है उसने सर्वेंट को भेजा नहीं, फिर भी सर्वेंट पहुंच गया टीपी के पास दैट मिस्टर पी इज कॉलिंग फॉर मनी। अब टीपी जो है उन्होंने इस इंप्रेशन में पैसे दे दिए सर्वेंट को दैट ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पी। लेटर ऑन पता चला कि इस ट्रांजैक्शन के लिए पी ने सर्वेंट को भेजा ही नहीं था, लेकिन ओवर एंड आउट हर बार मिस्टर पी ही उस सर्वेंट को भेजते थे, राइट? तो ही इज कॉल्ड एज एजेंट बाय होल्डिंग आउट, राइट? सो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एंड नेक्स्ट वन दैट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। इंपॉर्टेंट है, आस्किंग रह चुकी है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे। देखें आप क्या मामला है एजेंसी बाय नेसेसिटी में। एजेंसी बाय नेसेसिटी का हम क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं, राइट? तो 3 पॉइंट्स हैं दोस्तों। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है एजेंट एक्सीडिंग हिज ऑथोरिटी, राइट? लेकिन आप देखें हेडिंग क्या है? एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो एजेंसी बाय नेसेसिटी में क्या होता है कि एजेंट जो है वो एक्सीड करता है अपनी ऑथोरिटी को इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ नेसेसिटी, राइट? सेकंड क्लासिफिकेशन, पर्सन एंट्रस्टेड विथ अनदर्स प्रॉपर्टी, एक पर्सन जो एंट्रस्टेड है विथ अनदर्स प्रॉपर्टी। और तीसरा क्लासिफिकेशन आप देखें हस्बैंड एंड वाइफ। और मैंने यहाँ पे देखें आप ये अटेम्प्ट भी लिखे हुए हैं मई 2008 और मई 2013 में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ चुके हैं इस डिस्कशन पे। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? एजेंसी बाय नेसेसिटी, यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए एजेंट के या प्रिंसिपल के समक्ष जहां एक व्यक्ति जो है उसे इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट कुछ कार्य करना पड़ा। ही वॉज नॉट अपॉइंटेड फॉर डूइंग सो, बट इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, नेसेसरी सर्कमस्टांसेस आए और ऐसे केस में उसे अपॉइंट कर लिया गया, राइट? तो हम क्लासिफिकेशन में कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है एजेंट एक्सीडिंग हिज ऑथोरिटी इन इमरजेंसी, सेक्शन 189 है। सो व्हाट इज दैट? आप देखें कि एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने है। मिस्टर पी प्रिंसिपल है,
राइट। ए एजेंट होंगे और टीपी जो है वो थर्ड पार्टी है। मामला क्या है? पी कंजाइन्स गुड्स टू बी सेंड टू मुंबई। पी ने कुछ गुड्स कंजाइनमेंट पे दिए, किसको? मिस्टर ए को। लेकिन ए की ड्यूटी यहाँ पे क्या थी कि इन गुड्स को कहाँ पहुंचाए? वो मुंबई पहुंचाए, राइट। दिस इज बेसिक सीन जहाँ पे पी कंजाइन करता है गुड्स ए को और ये गुड्स ए जो है वो पहुंचाएंगे मुंबई, राइट। लेकिन रास्ते में ही क्या हुआ कि मिस्टर ए ने ये देखा कि गुड्स जो हैं वो स्पॉइल हो रहे हैं और अगर इनको मुंबई तक लेके गए तो हार्डली कुछ पैसा रिकवर हो पाएगा। ऐसे केस में आगे हमारा जो टॉपिक एक आएगा ड्यूटीज ऑफ एजेंट, तो हम ये देखेंगे कि जब भी कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आ जाएं, कुछ एडवर्स सिचुएशंस आ जाएं, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए? आस्क करना चाहिए प्रिंसिपल से। एजेंट को क्या करना चाहिए? प्रिंसिपल से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं ऐसे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, एडवर्स सर्कमस्टांसेस में। लेकिन लेट अस सपोज इस एग्जांपल में मिस्टर ए ने कॉल किया पी को, बट पी का फोन जो है वो स्विच ऑफ है, राइट। मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और अगर ए ने ज्यादा वेट किया तो हो सकता है गुड्स जो है वो स्पॉइल हो जाए, मुंबई तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे ए ने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पी उन गुड्स को सेल किया। जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे रिकवर कर सकता था उतने अमाउंट में सेल करके वो पैसे रख लिए मिस्टर पी के लिए। तो यहाँ पे एजेंट जो है वो क्या कर रहा है? वो एक्सीड कर रहा है अपनी अथॉरिटी से। एजेंट इज एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ वट एवर अथॉरिटी हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हिम। तो अब एजेंट जब अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड गया और कोई ट्रांजैक्शन की, क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही इमरजेंसी नेचर के थे, राइट। लेकिन उसे क्या करना है? इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ये ट्रांजैक्शन करना है। जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन अपने लिए ट्रांजैक्शन करता है, उसी प्रकार से प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए उसे ये ट्रांजैक्शन करनी है, राइट। लेकिन याद रखना एजेंट यहाँ पे इस पोजीशन में नहीं था कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके उसकी डायरेक्शंस ले पाए, राइट। अगर प्रिंसिपल कुछ डायरेक्शंस देता तो उस डायरेक्शन से ट्रांजैक्शन होती, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में सीन ही ऐसा बनाया कि दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, राइट। तो ऐसे केस में जब ये गुड्स सेल किए गए थर्ड पार्टी को, तो ऐसा माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल ने सेल किए हैं, एजेंट ने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पी ये ट्रांजैक्शन की है और जाके ये पैसे वापस पी को दे दिए और उसे समझाया कि क्या सर्कमस्टांसेस हुए थे, कैसे गुड्स स्पॉइल हो रहे थे, राइट। तो यहाँ पे एजेंसी कैसी थी? हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है? एजेंसी बाय नेसेसिटी। और उसमें पहला पॉइंट आप देखें, एजेंट इज एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी बिकॉज देयर आर इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। हमेशा ये इमरजेंसी ही पॉइंट लगेगा। सेकंड नंबर पॉइंट क्या आता है? पर्सन एंट्रस्टेड विथ अनदर्स प्रॉपर्टी। एक पर्सन जिसके पास किसी दूसरे की प्रॉपर्टी हो और वो एक ट्रांजैक्शन कर रहा है। सो व्हाट इज सीन इज, देखिए आप, मिस्टर पी है, राइट। उन्होंने रेलवे के माध्यम से एक हॉर्स कहीं ट्रांसपोर्ट किया, राइट। अब रेलवे ने उस हॉर्स को कैरी किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो रेलवे इज द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विथ अनदर्स प्रॉपर्टी। आप हेडिंग देखें, पर्सन इंटरेस्टेड विथ अनदर प्रॉपर्टी। सो अ हॉर्स वाज सेंट बाय ट्रेन, राइट। लेकिन जब रेलवे ने उस हॉर्स को कैरी किया और डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो किसी भी व्यक्ति ने उस हॉर्स की डिलीवरी नहीं ली, वो भी अगले 2 दिन तक, राइट। तो क्या रेलवे 2-3 दिन तक उस हॉर्स को ऐसे ही छोड़ दे? द आंसर इज नो। लेट अस सपोज रेलवे ने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, राइट। उस हॉर्स को फीड किया, उसके रख रखाव के लिए कुछ खर्चे किए, तो ऐसे केस में रेलवे जितने भी एक्सपेंसेस कर रही है ये इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट कर रही है एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रही है। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे रेलवे इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट रिकवर करेगा प्रिंसिपल से, उस व्यक्ति से जो उस हॉर्स की डिलीवरी लेने आएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज पर्सन इंटरेस्टेड विथ अनदर्स प्रॉपर्टी। नाउ अगला जो हमारा डिस्कशन है वो है
मैं बता दूं वापस, हेडिंग चल रही है एजेंसी बाय नेसेसिटी, और उसमें थर्ड पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. सो बेसिकली अ हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ. चाहे आप हिंदू लॉ देख लें या मुस्लिम पर्सनल लॉ देख लें, हमारे समाज में क्या होता है कि जब मैरिज होती है तो वाइफ जो है वो अपना घर छोड़ के किसके पास जाती है? हस्बैंड के पास, हस्बैंड के घर. तो ऐसे केस में हस्बैंड की ड्यूटी है कि उसके मेंटेनेंस के लिए एडिक्वेट प्रोविजंस करे. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वाइफ एजेंट बन जाएगी, एंड वाइफ कैन प्लेज क्रेडिट ऑफ हर हस्बैंड फॉर नेसेसरीज. मैं आपको बता दूं, नेसेसरीज में सिर्फ फूड शेल्टर क्लॉथ नहीं आता है, रोटी कपड़ा मकान नहीं आता है. एक व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल है उस पे डिपेंडेंट रहता है कि क्या नेसेसरीज, जिसमें एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, राइट, क्लॉथिंग एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं. तो ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वाइफ कैन टेक प्लेज ऑफ क्रेडिट ऑफ हस्बैंड फॉर सेटिस्फाइंग हर नेसेसरीज, राइट. तो ऐसे केस में वाइफ जो है वो हस्बैंड के लिए क्या बन सकती है? एजेंट, राइट. तो मामला क्या है? इंस्टीट्यूट ने आस्किंग की है, मैंने आपको 2 अटेम्प्ट बताए थे अभी हाल, है ना. 2008 और 2013 ऐसे 2 अलग अलग अटेम्प्ट्स में इसकी आस्किंग हो चुकी है. क्वेश्चन ओवर एंड आउट सेम था. मिस्टर आर एक पर्सन, सॉरी मिस्टर आर, सॉरी, पी इज द पर्सन एंड आर जो है उनकी वाइफ थी. और ऐसे केस में जो वाइफ हैं उन्होंने एक साड़ी शॉप से जाके अपने हस्बैंड की क्रेडिट लेके साड़ी परचेज की. बाद में हस्बैंड जो है वो रिफ्यूज कर रहा है, तो क्या शॉपकीपर स्यू कर सकता है हस्बैंड को? द आंसर इज यस. दोनों बार सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने रिपीट किया है. मई 2008 है, मई 2013 है, आस्किंग सेम है. मैं आपको बता दूं, नेसेसरीज के लिए, मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड जो है वो लायबल रहता है, और वाइफ जो है वो क्रेडिट ले सकती है हस्बैंड की, राइट. लेकिन अगर हस्बैंड स्पेसिफिकली डिनाई कर दे, एक्सप्रेसली मना कर दे, तो ऐसे केस में वाइफ जो है वो हस्बैंड की क्रेडिट प्लेज नहीं कर सकती. ऐसे केस में हस्बैंड लायबल नहीं होगा, राइट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर गुड्स नेसेसरीज की डेफिनेशन में नहीं आते हैं तो भी ये पॉइंट नहीं लगेगा, राइट. अगर गुड्स नेसेसरीज की डेफिनेशन में नहीं आते हैं तो भी ये पॉइंट नहीं लगेगा. से फॉर एग्जांपल, इसमें जो वाइफ थी वो साड़ी शॉप न जाते हुए मर्सिडीज कार लेके आ गई, राइट. तो ऐसे केस में क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए हस्बैंड बाउंड होगा इस प्रिंसिपल? द आंसर इज नो. तीसरी और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर स्पेसिफिकली हस्बैंड शॉपकीपर को मना कर दे, उसे एक्सप्रेसली बोल दे कि मेरे क्रेडिट पे ये गुड्स सप्लाई मत करना, तो भी ये एजेंसी रिलेशनशिप नहीं लगेगा, राइट. तो हमने क्या डिस्कस किया कि इन जनरल हस्बैंड जो है वो बाउंड रहता है टू मेंटेन हिज वाइफ, और जितने भी नेसेसरीज होती हैं वो एडिक्वेटली प्रोवाइड करे, ऐसे हस्बैंड की ड्यूटी रहती है. अगर नहीं करता है तो वाइफ जो है वो प्लेज कर सकती है हस्बैंड की क्रेडिट फॉर सेटिस्फाइंग नेसेसरीज. रोटी कपड़ा मकान नहीं आएगा सिर्फ इसमें, बल्कि जो कपल की जॉइंट लाइफस्टाइल है उस पर डिपेंडेंट है कि नेसेसरीज में क्या क्या आएगा, राइट. अब मैंने आपको क्या बताया कि हस्बैंड जो है वो हमेशा लायबल रहेगा, लेकिन कब कब लायबल नहीं रहेगा? जब वो गुड्स नेसेसरीज की डेफिनेशन में ना आए, राइट. हस्बैंड ने वाइफ को एक्सप्रेसली मना किया हो, या हस्बैंड ने शॉपकीपर थर्ड पार्टी को एक्सप्रेसली मना किया हो, राइट. चलिए, सो ये हमारा डिस्कशन किस चीज का था? एजेंसी बाय नेसेसिटी, जिसके अंदर हमने 3 बातें फर्दर डिस्कस की. आप देखें, मेन हमारा हेडिंग क्या चल रहा है? क्रिएशन ऑफ एजेंसी. क्रिएशन ऑफ एजेंसी के अंदर हमने एक्सप्रेस एग्रीमेंट देखा, इम्प्लाइड एग्रीमेंट देखा, राइट. एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट. उसके बाद जो हमने डिस्कस किया है सॉरी, हमने क्रिएशन ऑफ एजेंसी में एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट के अंदर एजेंसी बाय एस्ट्रोपल,
एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी के अंदर 3 केसेस डिस्कस किए हमने। एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेकंड हमने देखा पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद अनदर्स प्रॉपर्टी, जिसमें हमने रेलवे का एग्जांपल देखा था। एंड थर्ड वन वाज हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिस्कशन एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब क्या? सहमति देना। तो अगर एक पर्सन जो मिस्टर ए है, राइट, वो एक ट्रांजैक्शन करें दूसरे पर्सन मिस्टर बी के नॉलेज के बिना, राइट, बाद में मिस्टर पी जो है उस ट्रांजैक्शन के लिए अपनी सहमति, कंसेंट दे दें, तो ये कहलाएगा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। क्या मामला है देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। सो देयर इज अ इंश्योरेंस कंपनी, राइट, ये हमारे एग्जाम्पल में टीपी यानी थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी ने एक पॉलिसी एक्सप्लेन की, थर्ड पार्टी ने पॉलिसी एक्सप्लेन की मिस्टर ए को, राइट, एंड दैट इज प्रिज्यूम टू बी द बेस्ट प्लान ऑफ दिस इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी का अब तक का सबसे अच्छा प्लान, बेस्ट प्लान मिस्टर ए को एक्सप्लेन किया गया। मिस्टर ए को काफी पसंद आई ये पॉलिसी, राइट, और उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर पी के लिए भी इस पॉलिसी को एक्वायर कर लिया। सो मिस्टर ए obtains the insurance not only for himself but also for P। अब बाद में मिस्टर ए जो है वो अपने अच्छे फ्रेंड मिस्टर पी को एक्सप्लेन कर रही है पॉलिसी और उसे बता रहे हैं कि देखो मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारे लिए ये पॉलिसी ले ली है और दोस्त ये अब तक का सबसे अच्छा प्लान है, राइट। ऐसे केस में जो पी हैं वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे मिस्टर पी जो है वो अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि तुमने अगर ये पॉलिसी मेरे लिए ले ही रही है तो मैं कॉन्सेंट देता हूँ, मैं इसकी इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करूँगा। तो आप देखें व्हाट पी इज डूइंग, पी जो है वो कंसेंट दे रहा है उस पॉलिसी के लिए जो पी को बिना बताए पहले ही मिस्टर ए ने उसके लिए ऑब्टेन कर ली थी, राइट। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है, मिस्टर पी प्रिंसिपल बन जाएंगे, उनका खास मित्र जिन्होंने उन्हें बिना बताए पॉलिसी ले ली थी। जैसे ही प्रिंसिपल ने पी ने रेटिफाई किया इस ट्रांजैक्शन को तो ए ऑटोमेटिकली बिकम्स द एजेंट फॉर ऑब्टेनिंग दिस इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पी। सो दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन यहाँ पे कि ये रेटिफिकेशन जो है इसके असेंशियल्स क्या, दैट मीन्स असेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। बच्चों इस क्वेश्चन की थ्योरेटिकल आस्किंग हो चुकी है, राइट, और आप लोग यहाँ पे देखिए हमारा अगला डिस्कशन जो है वो है असेंशियल्स और एलिमेंट्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। आपको ये लिस्ट, ये पॉइंट्स बिल्कुल याद करके जाने हैं, रट के जाने हैं। रीजन इसकी आस्किंग हो चुकी है मई 2003, नवंबर 2003, नवंबर 2006, ऐसे 3 अटेम्प्ट्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। आपको याद करने हैं ये सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या एसेंशियल्स हैं? फुल नॉलेज, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, that no valid ratification can be made by a person whose knowledge of the fact of the case is materially defective। यानी कि जो प्रिंसिपल है उसे जब तक एजेंट फुल नॉलेज नहीं देगा सारे मटेरियल फैक्ट्स का तब तक वैलिड रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, राइट। तो एजेंट को क्या करना है? फुल नॉलेज देना है प्रिंसिपल को अबाउट मटेरियल फैक्ट्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दूसरा लॉफुल एक्ट्स, जब भी रेटिफिकेशन होगा तो वो किसी इलीगल एक्ट के लिए नहीं हो सकता, दैट एक्ट मस्ट बी लॉफुल। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में इंश्योरेंस लिया गया था, इंश्योरेंस एक वैलिड ट्रांजैक्शन है, लेकिन मैं बोलूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर पी को बिना बताए उनके बिहाफ पे स्मगलिंग की और बाद में पी रेटिफाई कर रहा है, दिस इज नॉट अ वैलिड रेटिफिकेशन, राइट। तो
हमेशा लॉफुल एक्ट्स के लिए ही वैलिड रेटिफिकेशन होता है। तीसरा, कभी भी रेटिफिकेशन पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होगा। एसेंशियली ये होल ट्रांजैक्शन के लिए ही हो सकता है। आगे, नो डैमेज टू थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी को इससे डैमेज नहीं हो रहा हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो मित्र हैं बी के, और बी जो है उनके एक टेनेंट है, राइट, मिस्टर टीपी। तो बी जो है उसने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है टीपी को, जहाँ पे ये कंडीशन है कि टीपी जो है वो 3 मंथ्स नोटिस दिया जाएगा उसको जब भी इस प्रॉपर्टी को हमें खाली करवाना हो, राइट। तो ऐसे केस में अगर मिस्टर ए बिना प्रिंसिपल की परमिशन के एजेंट थर्ड पार्टी को नोटिस दे दे, राइट, तो ऐसे केस में ये वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट से किसी को डैमेज हो रहा है। इज इट राइट? देन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो एजेंट है उसने अभी इंश्योरेंस पॉलिसी किसके बिहाफ पे ली थी? खुद के लिए तो ली थी, लेकिन पी के लिए भी ली थी, मिस्टर प्रिंसिपल के लिए। तो ऐसे केस में रेटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ तब संभव है जब जो एजेंट ने कार्य किया है वो किसी और पर्सन के बिहाफ पे किया है, यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया है। आगे, ये ट्रांजैक्शन ऐसी हो जो प्रिंसिपल के पावर के विद इन आती हो, राइट। कोई सा भी ऐसा एक्ट जो किसी पर्सन के पावर के बियॉन्ड हो करना, उसके लिए रेटिफिकेशन नहीं होगा, राइट। देन रेटिफिकेशन कौन करे? प्रिंसिपल, राइट। आगे, प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट। ये बात आज बेसिक्स में भी मैंने आपको बताई थी कि प्रिंसिपल जो है उसमें हमें कॉम्पिटेंस चाहिए। एजेंट भले चाहे कॉम्पिटेंट व्यक्ति ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कारण इस पॉइंट में क्या बोला? प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट। देन कम्युनिकेशन टू थर्ड पार्टी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो थर्ड पार्टी है उसे इस बात का कम्युनिकेशन किया जाना जरूरी है कि जो प्रिंसिपल है उसने रेटिफिकेशन कर लिया है, राइट। देन होल ट्रांजैक्शन, ये बात मैंने आपको बताई थी, कभी भी पार्ट ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होगा। विद इन रीजनेबल टाइम, ये जो रेटिफिकेशन है ये रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, राइट। तो रीजनेबल टाइम में हो रेटिफिकेशन, इसका कम्युनिकेशन किया जाए थर्ड पार्टी को, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, प्रिंसिपल में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, रेटिफिकेशन प्रिंसिपल ही करे। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो लीगल हो, साथ ही साथ प्रिंसिपल के पावर के विद इन हो, राइट। मिस्टर एजेंट जो भी हों, उन्होंने, प्रिटेंडेंट एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन की हो, इससे कोई डैमेज नहीं हो रहा हो, रेटिफिकेशन हमेशा कंप्लीट ट्रांजैक्शन का होगा, राइट। और लास्ट वन, जो भी प्रिंसिपल है उसे सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करना जरूरी है, तभी ये वैलिड रेटिफिकेशन होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ एजेंसी, जो हमारा मेन हेडिंग चल रहा है, राइट। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक्सप्रेस एग्रीमेंट से एजेंसी बने, इम्प्लाइड एग्रीमेंट से, इम्प्लाइड के अंदर एस्ट्रॉपल, होल्डिंग आउट, नेसेसिटी, नेसेसिटी के अंदर इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, पर्सन इंटरेस्टेड विद अनदर्स प्रॉपर्टी, हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे 3 पॉइंट्स देखे थे इसके अंदर। फिर अभी देखा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, जिसमें हमने 2 चीजें डिस्कस की। एक, रेटिफिकेशन से एजेंसी कैसे बनेगी, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। लेकिन एक थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या असेंशियल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं वैलिड रेटिफिकेशन के। एंड लास्ट वन इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। इज इट राइट? तो ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब जो एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है उसमें आपने क्या देखा है कि जो पार्टनर है वो अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो फर्म एज वेल एज ऑल अदर पार्टनर्स आर बाउंड, राइट। पार्टनरशिप ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पे एक पर्सन एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा सेक्शन 4 पढ़ते थे आप पार्टनरशिप एक्ट में, राइट। तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत फर्म
एज वेल एज उस फर्म के दूसरे पार्टनर्स का एजेंट बन के ट्रांजेक्शन करता है। और जब भी एक पार्टनर ट्रांजेक्शन करेगा तो फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स बाउंड होते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल की कैपेसिटी में आते हैं। अब ये जो एक पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके दूसरे पार्टनर से, इसके बीच में क्या आ रहा है? प्रिंसिपल एजेंसी का रिलेशनशिप। क्या लिखा था प्रिंसिपल एंड एजेंट? नहीं, लेकिन लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से ही वो प्रिंसिपल एंड एजेंट की कैपेसिटी में आ जाते हैं, राइट। ऐसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना हो तो उस कंपनी के जितने भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सारे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें प्रमोटर जो है वो प्रपोज्ड कंपनी का, जो बाद में एग्जिस्टेंस में आ गई, उनका एजेंट बन जाता है। और जितने भी खर्चे प्रमोटर्स वगैरह ने किए हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में, जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, वो कौन रीइंबर्स करता है? कंपनी, राइट। तो ये भी बाय द वेरी नेचर ऑफ लॉ एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, राइट। तो दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन इतना ही है। आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लें, इसको स्टडी मटेरियल में से भी पढ़ें। अगला डिस्कशन हमारा चलेगा कल, राइट। मैं कल एक वीडियो भेजूंगा, आप उसमें फर्दर इस चैप्टर को देखें, लेकिन आपकी कॉपी कंप्लीट करें, राइट। यहाँ तक का सारा डिस्कशन स्टडी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल के पीछे जो ग्रे पेजेस हैं उनको भी आप पढ़ें, अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ पे, राइट। और कॉपी ज़रूर बनाएं, सारे एग्जाम्पल्स लिखें और अच्छे से पढ़ें, राइट। थैंक यू।